गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में हमें क्या चाहिए? 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, 3 बैलून चाहिए, ईस्ट चाहिए और शुगर और जैजरी यानी कि गुड़, एल्कलाइन, एल्कलाइन बेसिक नेचर होता है, बेस होता है, एल्कलाइन फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन चाहिए और वाटर चाहिए यानी कि पानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम 3 टेस्ट ट्यूब को लेबल करेंगे ए बी सी, उसमें लेबलिंग कर देंगे ए बी और सी करके। ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसके बाद हम उसमें 2 टीस्पून शुगर डालेंगे टेस्ट ट्यूब ए में और बी में, और एक छोटा छोटा गुड़ का टुकड़ा भी डालेंगे टेस्ट ट्यूब बी में। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालेंगे टेस्ट ट्यूब बी में। अब हम टेस्ट ट्यूब ए में क्या डालेंगे? ईस्ट डालेंगे और तीनों टेस्ट ट्यूब को हम बैलून से बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? हमें एक्सपैंड एंड डायलेट द बैलून्स। हमें उसके बाद बैलून्स को एक्सपैंड करना है, फैलाना है। और उसके बाद अगर जब भी हम यूज़ करेंगे मतलब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके पहले हमें उसे एक्सपैंड करना है, थोड़ा फैला लेना है और फुला लेना है, थोड़ा डायलेट कर लेना है। ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में लगा देना है। और टेस्ट ट्यूब को हमें स्टैंड में रखना है और स्टैंड को कोई हल्की गर्म जगह में और डार्क प्लेस में रखना है जहाँ लाइट ना आए, अंधेरे प्लेस में रखना है। और इसे 3 से 4 दिन तक हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जब हम कोई बैलून जो है उसे एक्सपेंडेड हम पाएंगे कि वो फूला हुआ है, तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर्स भी ढूंढ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है यहाँ पर कि बैलून, कौन से टेस्ट ट्यूब का बैलून जो है वो सबसे ज़्यादा फूला हुआ है या फिर फैला हुआ है, और इसका रीज़न क्या हो सकता है। बैलून कौन से टेस्ट ट्यूब का सबसे कम फैला है और इसका रीज़न क्या हो सकता है, और कौन से टेस्ट ट्यूब का बैलून जो है वो फैला ही नहीं है और ये क्यों हुआ, और इस प्रोसेस का नाम क्या है। हमने इसे पहले की क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ओके। अब हमें देखना है कि कौन सा गैस जो है वो बैलून में भरा है। हमें क्या करना है? सबसे पहले 3 और टेस्ट ट्यूब लेना है। हमने 6 लिए थे, 3 को यूज़ कर लिया। अब हम 3 और टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसके बाद हमें उसमें क्या करना है? 1/4 पार्ट को एल्कलाइन फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन से भर देना है। उसके बाद हमें बैलून को हटा देना है, जो टेस्ट ट्यूब में बैलून लगाए थे उसे हटा देना है, और एकदम सावधानी से हटाना है कि जो गैस है वो एस्केप नहीं होना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें वहाँ पर क्या करना है? वो जो बैलून्स है ना, उसे फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब वाले सोल्यूशन में लगा देना है, और जो टेस्ट ट्यूब था उसे अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। उसके बाद नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हुआ है। और आप जानते हैं कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वाइन, बियर, विनेगर यानी कि सिरका, इससे प्रिपेयर होता है। ये सब इसी से प्रिपेयर होता है। फंगी के और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि जो मशरूम है उसे क्या कहते हैं हम? कुकुरमुत्ता, कुंभी और फुटू जो होता है वो भी फंगस ही होता है। उनमें ऐसे मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड बन जाते हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी फूड बन जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन, दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन, ये सब भी अलग अलग फंगाई से बनती है। लेकिन कुछ फंगाई जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, यानी कि डेंजरस बोल सकते हैं, फिर हानिकारक बोल सकते हैं, हानिकारक होते हैं, जो अलग अलग मटेरियल्स में होते हैं और फूड आइटम में भी होते हैं। जब नमी होती है ना, वेदर में या फिर क्लाइमेट में, मौसम में नमी होती है, तो फिर ऐसा फंगाई आ जाता है और खाने को स्पॉइल कर देता है। कुछ फंगाई जो है वो डिजीज़ भी कॉज करता है, यानी कि बहुत बीमारी भी फैलाता है और प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके। और कुछ स्किन डिजीज़ जो होते हैं ना, जैसे रिंग वर्म्स, ये सब जो होता है ना, स्किन डिजीज़, रिंग वर्म वगैरह का, ये सब भी फंगस के कारण ही होता है। रिंग डिजीज़ हमें उंगलियों के बीच ज़्यादातर मिल सकते हैं। ओके। स्किन में फंगस और पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे अब।
फंगस जो है वो क्रॉप्स और प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 19th सेंचुरी में, यानी कि अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो 19th सेंचुरी में यानी कि 200 साल पहले जो पोटैटो क्रॉप था आयरलैंड में, आलू का जो क्रॉप था आयरलैंड में, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा ख़राब हो गया था पैरासिटिक फंगस के कारण, और वहाँ फेमाइन आ गया। तो फेमाइन यानी कि भूखमरी बोल सकते हैं। ओके, किसी को खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ का इरिश का पोटैटोज़ जो था वो स्टेपल फूड था, यानी कि वहाँ लोग पोटैटोज़ को बहुत खाते थे, ज़्यादातर पोटैटोज़ खाते थे, और इसी फेमाइन के कारण बहुत सारे लोग उनके लाइफ को खो दिए, उनकी जानें चली गई। और क्यों चली गई? क्योंकि वहाँ हंगर था, बहुत ज़्यादा भूख लगता था, भूखमरी हो गई थी, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा था, इसलिए उनकी जान चली गई। तो अभी आप यहाँ तक पढ़िए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे।